जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। पुनर्जन्म एक ध्रुव सत्य बुक चल रही है। इसमें गुरुदेव जी आगे लिखते हैं कि सरल जीवों को जटिल जीवों में बदलने की प्रक्रिया को विकास कहते हैं। इस विकासवाद को समझने के लिए विभिन्न सूत्र जो समय समय पर वैज्ञानिकों ने अपने दृष्टिकोण से सामने रखे, उन्हें विकासवाद के सिद्धांत कहते हैं। इन्हें कई वैज्ञानिकों ने विविध तर्कों, तथ्यों और उदाहरणों सहित प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया। ले मार्क और ह्यू गोडी ब्राहाइस ने पिछली शताब्दी से इस संदर्भ में बहुत कुछ खोजा और बहुत कुछ कहा। इस शताब्दी में चार्ल्स डार्विन ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। विकासवाद के इस सिद्धांत के समर्थकों में प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीकल्स भी आते हैं कि मनुष्य शरीर का विकास एक कोशीय जीव प्रोटोजोन से हुआ। पहले अमीबा से स्पंज से हाइड्रस, फिर जेलीफिश, मछली, मेंढक, सांप, छिपकली, चिड़िया, घोड़े आदि से विकसित होता हुआ आदमी बना। इसके लिए जीवों के लिए अवशेषों, विभिन्न प्राणियों को शारीरिक बनावट के तुलनात्मक अध्ययन, थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज, अर्थात जिस अंग का प्रयोग न किया जाए वह घिसता और नष्ट होता चला जाता है। उदाहरण के लिए पहले मनुष्य पेड़ों पर रहता था। उछलकर चढ़ने के लिए पूंछ आवश्यक होती थी, तब मनुष्य की पूंछ थी। यह इसका निशान टेल वर्टिब्री के रूप में अभी भी शरीर में है। पर जब मनुष्य पृथ्वी पर रहने लगा, पेड़ों पर चढ़ने की आवश्यकता न पड़ी, तो पूंछ का प्रयोग भी बंद होता चला गया और वह अपने आप घिस गई। इन तीन उदाहरणों से यह सिद्ध किया जाता है कि मनुष्य शरीर विकसित हुआ है, किंतु एक शरीर से दूसरे शरीर के विकास का समय इतना लंबा है कि उन परिवर्तनों को सही मान लेना बुद्धि संगत नहीं जान पड़ता। प्रकृति के परमाणुओं में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है बीज से दूसरे बीज वाला पदार्थ पैदा किया जा सके, भले ही उसके लिए भिन्न प्रकार के जलवायु प्रदान की जाए। जलवायु के अंतर से फल के रंग आकार में तो अंतर आ सकता है, पर बीज के गुणों का सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। सेल फिजियोलॉजी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के विभाग कार्नेल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर F.C. स्टीवर्ट ने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक गाजर काटी, उसका विश्लेषण करके पाया कि वह असंख्य कोशिकाओं का बना हुआ है। उन सभी कोशिकाओं के गुण समान थे। कुछ कोशिकाओं को निकालकर कांच की नलियों में रखा, खाद्य के रूप में नारियल का पानी दिया। कोशिका, जो संसार में जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, वह इस खाद्य के संसर्ग में आते ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 अनुपात में बढ़ने लगी और प्रत्येक कोष ने एक स्वतंत्र गाजर के पौधे का आकार ले लिया। इस प्रयोग से 2 बातें सामने आती हैं। कोष अपने भीतर की शक्ति बढ़ाकर अपनी तरह के कोष बना सकते हैं, किंतु नई जाति का कोष बना लेना किसी अन्य कोष के लिए संभव नहीं। यदि ऐसा होता तो नारियल के पानी के आहार के साथ गाजर का कोष किसी अन्य प्रकार के वृक्ष और फल में बदल गया होता। प्रकृति की यह विशेषता विकासवाद के साथ स्पष्ट असहमति है। एक कोशीय जीव प्रोटोजोआ से मनुष्य का विकास तथ्य नहीं रखता, जोड़ गांठ करके बनाया गया तिल का ताड़ मात्र है। थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज की बात में तो भी कुछ दम है। उससे इच्छा शक्ति की सामर्थ्य का पता चलता है। यदि हमारे मस्तिष्क में किसी जबरदस्त परिवर्तन की आकांक्षा हो तो
निश्चय ही वह कोशों के संस्कार सूत्रों जीन्स कोश में बटी हुई रस्सी की तरह का अति सूक्ष्म अवयव जिस पर कोशों के विकास की सारी संभावनाएं और भूत का सारा इतिहास संस्कार रूप में अंकित रहता है को बदल सकता है। यदि संस्कार सूत्र बदल जाए तो नए बीजों में परिवर्तन आ सकता है, पर यह सब चेतन इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव है, किसी वैज्ञानिक प्रयोग से नहीं। उपरोक्त तथ्यों पर ध्यान देने से इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि अभाव ही नहीं, अदक्षता और असमर्थता का निराकरण भी संकल्प शक्ति को विकसित करके ही किया जा सकता है। क्रमिक विकास खोजों से हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वे बताती हैं कि भावी प्रगति की जो भी योजनाएं बनाई जाएं, उनमें मानवीय विचारना, भावना और आंतरिक प्रखरता को उच्च स्तरीय बनाने को सर्वोपरि प्रधानता दी जाए। मनुष्य इसी अवलंबन के सहारे अन्य जीवों की तुलना में अधिक आगे बढ़ सका है। उसके भावी मनोरथ भी इस आधार को और भी अधिक दृढ़ता के साथ अपनाने पर पूरे हो सकेंगे। वैज्ञानिक जीव तत्व को रासायनिक पदार्थ मात्र मानकर एक विचित्र उलझन में उलझ गए हैं। वे भूल जाते हैं कि रसायन की जड़ता चेतना के भीतर संकल्प शक्ति और आकांक्षाओं का विस्मयकारी प्रभाव कैसे उत्पन्न करती है। जीवधारी का रासायनिक आधार प्रोटोप्लाज्मा ही सब कुछ नहीं है। अब उनके भीतर अव्यक्त जीवन रस इडोप्लाज्मा की सत्ता स्वीकार कर ली गई है। वंश परंपरा केवल रासायनिक ही नहीं है, उसके पीछे अभिरुचियां, आस्थाएं, भावनाएं और न जाने ऐसा कुछ भरा हुआ है जिसकी व्याख्या रासायनिक द्रव्यों के आधार पर नहीं हो सकती। चेतना की एक अतिरिक्त श्रृंखला की स्वतंत्र गति स्वीकार किए बिना इजोप्लाज्मा के क्रियाकलाप की व्याख्या हो ही नहीं सकती। एक ही स्थान पर जड़ और चेतन एकत्रित हो सकते हैं सो ठीक है, पर दोनों एक नहीं हैं। उसकी सत्ता स्वतंत्र है, भले ही एक दूसरे के पूरक हों, पर इन्हें एक ही मान बैठना भूल होगी। जीवन के व्याख्याकारों ने उसके संबंध में विविध प्रकार के मत व्यक्त किए हैं। गतिशीलता, समर्थता, चेतना, विकास की क्षमता, भोज्य पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिणत कर सकना, जन्म दे सकने की क्षमता आदि आदि कितनी शर्तें जीवन अस्तित्व के साथ जोड़ी गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस पुस्तक में जो लिखा गया है, जो आपको सुनाया जा रहा है, वह बहुत ही मन से सुनना और ध्यान से सुनना और आगे निरंतर इसी तरह हमारे साथ बने रहना। आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार तथा धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माता।